हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मोटा मोटी 70-80% कंसेप्ट मैंने उसी लेक्चर में बता दिए थे। कुछ एक आध कंसेप्ट थे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज को लेके और कंसाइनी की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी, वो एक दो कंसेप्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर दिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सारा कवर करेंगे, और ताकि हमारा थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम जो नए कंसेप्ट है इस टॉपिक के उनको स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपेरेंटली मुझे लगता है हर एक क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है अपने में, चाहे वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन को देखो या अकाउंट सेल वाले स्टेटमेंट को देखो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, चाहे कंसाइनर की बुक्स में या कंसाइनर की बुक्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो आई सजेस्ट जो मेरे कल का लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा है, उसमें 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको प्लीज देख लो, तब जाके आपको ये वाला लेक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे। आई होप आपके पास ये बुक है। ये अभी बेसिकली जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सीए फाउंडेशन के हैं और सीए फाउंडेशन को अपने क्या बोलते हैं, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को तो ये बुक मिली ही होती है। तो अपनी बुक अपने सामने रखना, क्योंकि मैं बार बार बुक को नहीं दोहराऊंगा। और अगर नहीं है आपके पास तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके ये जो क्वेश्चन है, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे कहीं पे लिख लो, ताकि क्योंकि फिर मैं बाद में ये नहीं दिखाऊंगा। आप जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इस इलस्ट्रेशन को नोट करो। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार जब तक नोट भी करोगे। Illustration number 1, X sent on 1st July 2019 to Y goods costing 50,000। तो यहाँ पे X कौन हो रहा है? कंसाइनर, जो बेचता है गुड्स, उसको बोलते हैं कंसाइनर। जिसको भेजे गए गुड्स उसका नाम है कंसाइनी, यहाँ पे Y। कॉस्टिंग 50,000, तो 50,000 के गुड्स मैंने कश्मीर से दिल्ली भेजे। एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकिंग, इनकी पैकिंग के लिए मुझे 1,000 रुपया लग गया। On 3rd July 2019, Y received the goods। 3 जुलाई को Y के पास गुड्स मिल गए, कंसाइनी है received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months। तो इसने इसको एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब सर इसने इसको बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो X के लिए वो बिल्स पेएबल हो गया, Y के लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो इसने इसको 30,000 का बिल दे दिया। तो फॉर 3 months, तो आप बोल तो काइंड ऑफ दिस इज एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी टू द कंसाइनर in the form of the bills receivable which is payable at 3 months। तो अगर ये 3rd जुलाई को दे दिया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3, 4, 5, 6, तो 6 सितंबर को ये एनकैश हो जाएगा। Y spent 2,000 on freight and cartage। तो Y को भी इस पे कुछ खर्चा लग गया, 2,000 इसके किराए पे लग गया और फिर कार्टेज पे लग गया, 500 इसको गोदाम की रेंट पे लग गया। तो Y ने जहाँ पे रखना था उसको गोदाम रेंट पे लेना पड़ा इसका माल के लिए, तो वो गोदाम में उसको 500 रुपये देना पड़ा। एंड 300 ऑन इंश्योरेंस, और 300 गोदाम में इसके इंश्योरेंस के लिए लगा जब तक ये इसको बेच दे। ऑन 31st December 2019, दैट इज एग्जैक्टली आफ्टर द 6 months, ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या होता है? वो स्टेटमेंट होता है जिसमें वे सारी चीज़ें बोल देता है कि मैंने कितने में आपका माल बेचा, कितनी मेरी कमीशन है, कितना मेरा खर्चा होगा। ठीक है, जिसको हम काइंड ऑफ कश्मीरी में वटक बोलते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स शोइंग दैट, तो उसमें भी बोल दिया कि 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 55,000। आपने मुझे 50,000 का माल बेचा, उसमें 4/5 मीन्स 40,000 के गुड्स जो है मैंने 55,000 में बेचे। Y इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%, और एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द Y एंड द X, Y इज सपोज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%। ओके, वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। यहाँ पे एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और 600 रुपया लेने थे बट वो नहीं दे पाया। क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बैड डेट्स के लिए? हाँ सर, हमने पढ़ा था कमीशन जो दी जाती है वो ऑर्डिनरी कमीशन है कि डेल क्रेडिटर्स कमीशन है। अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो बैड डेट्स का जो नुकसान है वो कंसाइनर बेयर करेगा, और अगर डेल क्रेडिटर्स कमीशन है तो उसका जो नुकसान है वो कंसाइनी बेयर करेगा, क्योंकि उसको बैड डेट्स के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए ऑलरेडी अलग से एक्स्ट्रा कमीशन मिली है। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे ये ऑर्डिनरी कमीशन है, और बैड डेट्स जो है वो कंसाइनर ही बेयर करेगा। कैसे अकाउंटिंग एंट्री होगी वो हम करेंगे। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। तो आपको कंसाइनर की बुक्स में, अभी हम कंसाइनर ही पढ़ रहे हैं, तो कंसाइनर की बुक्स में आपको जितने भी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी, इन सब ट्रांजैक्शंस की आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। ये नॉर्मल बिजनेस में नहीं होती है, दैट इज व्हाई इस
टॉपिक को आपके स्पेशल ट्रांजैक्शंस में रखा गया है। यू हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है, लेजर अकाउंट भी करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको विदाउट द एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी थी कि क्या क्या एंट्रीज हो सकती है, वही चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट हो जाएंगी और एक दो कंसेप्ट नए हैं इसमें, ठीक है। ज़रा देखो पहले क्या हुआ है। एक्सेंट, मैं अब ये वीडियो में इसको नहीं रखूँगा, क्वेश्चन को नहीं रखूँगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, उसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन था नोट करना था। तो आई होप आपने वो नोट कर दिया है। मैं भी यहाँ से क्वेश्चन देखूँगा, अब आप भी जहाँ पे नोट कर दिया वहाँ पे रख लेना। सबसे पहले 1 जुलाई को इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर कौन है मेरे दोस्तों, कंसाइनर कौन है सर, कंसाइनर एक्स है। इन, एक मिनट, इन द बुक्स ऑफ एक्स, दैट इज कंसाइनर। जरा मुझे बताओ सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी सर, पहली एंट्री 1 जुलाई को हो जाएगी। पहली एंट्री 1 जुलाई को हो जाएगी जब इसने माल दे दिया उसको, कितना सर, माल कितना दे दिया, माल 50,000 का बेच दिया। तो इसकी एंट्री क्या करें सर, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला, इट मीन्स आपने पहला वाला लेक्चर बिल्कुल नहीं देखा है। क्यों, हर कंसाइनमेंट को हम अलग से ट्रीट करते हैं और वहां का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अभी तक मैंने परचेज कर दिया था तो मैंने परचेज में था, अब मुझे इसको ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो इसको मुझे ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना है क्योंकि ये उसका नॉर्मल सेल्स का पार्ट तो बनेगा ही नहीं, तो इनको मैंने अलग रखना है। तो अलग एक अकाउंट बनाऊंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स मेरे निकल गए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करूंगा और उस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दूंगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं जब मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, अब यहां पे हो सकता है कि मेरे डिफरेंट कंसाइनमेंट्स होंगे, तो यहां पे मैं नाम रखूंगा कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट टू, अब मैं एक्स की जगह ना अच्छा पूरा लिख लेता हूँ, वाई अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया सर, उसके बाद हमें क्या हुआ, 1,000 रुपये का पैकिंग लग गया। तो अगेन ये कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। कंसाइनमेंट आप एक अकाउंट समझ लो, ट्रेडिंग अकाउंट, तो जितना भी खर्चा इस बैच पे हो जाएगा वो सारा उधर डेबिट हो जाएगा। सर उसके बाद 1,000 रुपये का और खर्चा हो गया मेरी पैकिंग पे, वो भी 1 जुलाई को हो गया, तो वो भी मैं एंट्री करूंगा। तो मैं अगेन करूंगा, अब मैं कंसाइनमेंट टू वाई नहीं लिखूंगा, मैं खाली कंसाइनमेंट लिखूंगा, आप पूरा लिख लेना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक या कैश जो भी आपका हुआ, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, 1,000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, उसके बाद क्या हो गया, 3 जुलाई को वाई ने गुड्स रिसीव कर दिए और वाई ने मुझे 30,000 का BR दे दिया, वाई ने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, तो वाई ने बिल्स रिसीवेबल मुझे दे दिया। तो मेरे पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल किसने दिया, वाई ने दे दिया, तो मैं वाई को क्रेडिट करूंगा, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करूंगा। अब किस डेट की एंट्री हो रही है सर, 3 जुलाई की एंट्री हो रही है। 3 जुलाई को एंट्री हो जाएगी सर, हमारे पास ना बिल्स रिसीवेबल आ गया, BR अकाउंट डेबिट, कितने का दिया उसने, 30,000 का उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया टू वाइज अकाउंट, ठीक है ना। ये WYEY है, तो बट मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एंट्री हो जाएगी एक मिनट,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, थोड़ा मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ। तो 3 जुलाई को आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो इसने मुझे 30,000 का BR दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वाई ने क्या किया है, वाई ने 2,000 रुपया फ्रेट पे लगा दिया और कार्टेज पे 500 लगा दिया और इंश्योरेंस पे 300 रुपया लगा दिया। तो अभी तो मुझे वाई ने बोला नहीं है, तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि वाई का स्टेटमेंट कब मुझे पता चलेगा, वाई जब मुझे अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट देगा तब मुझे पता चलेगा। तो इसकी एंट्री मैं 31/12 को करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है। बट याद रखना, वाई ने खर्चा किया है 2,500 और 300, 2800 का खर्चा वाई ने किया। तो मैं क्या करूंगा, वाई को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि वाई ने मेरे बिहाफ पे कर दिया। तो मैं एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। बट अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो 31/12 को ये एंट्री हो जाएगी, तो करेंगे। उसके बाद क्या हो गया, बाकी सारी चीज़ें 31/12 को हो रही है। अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, अगर 3 जुलाई को मैंने BR मिला है और 3 मंथ का है, तो जुलाई था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3, 4, 5, 6, तो 6 अक्टूबर को क्या हो जाएगा सर, 6 अक्टूबर को ये BR मैच्योर हो जाएगा और पेमेंट मुझे मिलेगी। तो 6 अक्टूबर को एज्यूम करेंगे हम, क्या एंट्री हो जाएगी 6 अक्टूबर को, सर आपको पैसा मिलेगा, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू BR अकाउंट, बिजनेस रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, इसके बदले आपको पैसा आएगा 30,000 रुपीज़। ये एंट्री आपने करनी थी। अब 31/12 आ गया, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आ गई 31/12। 31/12 को सबसे पहले जब मैं अकाउंट सेल में देख रहा हूं, तो वाई बोल रहा है कि भाई मैंने आपके ब्याह पे 2800 का खर्चा कर दिया है। वाई बोल रहा है मैंने आपके ब्याह पे 2800 का खर्चा कर दिया है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 2800 का खर्चा, जो उसने 2800 का खर्चा खुद से कर दिया पैकिंग पे, कार्टेज पे, वाटेज पे, वो मैं कंसाइनमेंट को डेबिट करूंगा और वाई को क्रेडिट करूंगा। और क्या हो गया सर, वाई बोल रहा है कि मैंने 55,000 का माल भेजा है। जब वाई बोलेगा मैंने 50,000 का माल भेजा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अब मुझे वाई से 55,000 लेने हैं, तो वाई को डेबिट करूंगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए इनकम है, मेरा सेल है। अब मैं सेल नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कंसाइनमेंट को, जब यहाँ पे खर्चे हो गए थे कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहा था, और जो इनकम आएगी तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या करूंगा, वाई को डेबिट करूंगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और बोलूंगा मुझे वाई से 55,000 लेनी है। तो 31/12 को जो दूसरी एंट्री हो जाएगी, तो उसमें मैं क्या करूंगा, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 55,000 का उसने सेल किया था, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे तुझसे 55,000 लेने हैं, तो उसकी एंट्री करूंगा। उसके बाद क्या हो गया मेरे दोस्तों, तो जो ही दोस्तों इसने मुझे बोला कि मैंने 55,000 का माल भेजा है और 55,000 से मैंने इसको डेबिट किया, साथ में वो क्या बोलेगा, मेरी 10% कमीशन है, तो कमीशन मेरा लिए एक्सपेंस है और वाई को मैं क्रेडिट करूंगा। मैं बोलूँगा फिर 55,000 नहीं लेने, मुझे 10% कमीशन काट के पैसा लेना है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा 5500 टू वाई अकाउंट, वाई को मुझे 5500 का कमीशन देना है। और क्या हो जाएगा सर, उसी दिन पता चला, आप क्वेश्चन को अगर देखोगे तो एक लाइन लिखी है, क्वेश्चन को देखो, एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया 600 का डेटर इंसॉल्वेंट हो गया था। पहले मैंने बोला था वाई से मुझे 55,000 लेना है, अब बोलेंगे नहीं 55,000 में से 600 तो नहीं आएगा, तो वाई से तो नहीं लेगा, ये मेरे लिए नुकसान है, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा। पहले हम नॉर्मल बिजनेस में बैड डेट को डेबिट करते हैं, बट कंसाइनमेंट में हम सारा नाम खर्चा कंसाइनमेंट के नाम से बुक करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, वाई को क्रेडिट करूंगा 600 से। अब बोलोगे सर वाई को क्यों क्रेडिट करेंगे, वाई को इसलिए क्रेडिट करेंगे, जब वाई ने बोला था मैंने 55,000 की सेल की है, तो आपने वाई को डेबिट किया था 55,000 से कि मुझे वाई से 55,000 लेंगे। फिर जब बैड डेट हो गया तो ऑब्वियसली आप नहीं बोलोगे ना कि ये मुझे वाई से लेना है, वो तो आपको नुकसान हो गया, तो आप नुकसान अकाउंट डेबिट टू
जो वाई है उसको क्रेडिट करोगे। अगर डेल क्रेडिटर्स कमीशन दिया होता तब आप नुकसान की एंट्री नहीं करते। क्यों? आपने तो उसको कमीशन दे दी थी, ये भुगतान उसको करना था, आपने उससे पूरे पैसे लेने थे। बट यहाँ पे ऑर्डिनरी कमीशन हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था कि डेल क्रेडिटर है कि नहीं है। तो मैं एक और एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट में, मेरा एक और नुकसान हो जाएगा। तो एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 600 तो वाई अकाउंट 600। ये कौन सा 600 है? ये बैड डेट वाला 600 है, ठीक है। और क्या होगा मेरे दोस्तों? सर मोटा मोटी एंट्रीज सारी हो गई, एंट्रीज तो सारी हो गई सर, बस हमें ये देखना है कि हमारे पास जो वहाँ पे माल है वो कितना माल बचा हुआ है और उसकी कॉस्ट कितनी है। ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात आएगी, ठीक है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा। तो अभी मुझे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करना है और वाई ने मुझे कितना पैसा देना है। ज़रा पहले वाई का हिसाब देखेंगे, वाई ने कितना पैसा देना है। कैलकुलेटर पे करो, देखो वाई ने मुझे कितना दिए थे? 30,000 रुपया। वाई को देखो क्रेडिट, वाई को मैंने डेबिट किया था 55,000, ठीक है। उसमें से उसने मुझे 30,000 रुपया एडवांस दिया था और 2800 का खर्चा उसने मेरे ब्याह पे कर दिया था, वो भी मैं माइनस करूंगा। और 5500 की कमीशन है वो भी माइनस करूंगा और 600 का बैड डेट है। तो वाई से मुझे लेना है 16,100 और एज्यूम कि उसने मुझे दे दिए। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 16,100 टू वाई अकाउंट 16,100। इस तरह से वाई का अकाउंट जो था वो मेरी बुक्स में क्लोज हो गया। अब बची लास्ट बात, जो मेरा वहाँ पे माल बचा हुआ है 4/5 उसने भेजा, 1/5 जो माल मेरा बचा हुआ है उसको मुझे इन्वेंट्रीज में लेना पड़ेगा। तो वो कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि उतना माल तो मेरे पास बचा हुआ है मेरे दोस्तों, उतना माल तो मेरे पास बचा हुआ है। तो क्या मुझे बता पाओगे कितना माल बचा हुआ है? सर 1/5 बचा हुआ है। हमने इसको 50,000 का माल दिया था, 50,000 का अभी 1/5 बचा हुआ है तो दैट इज 10,000। तो ये तो आएगा ही। तो यहां पे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में कि मेरा कंसाइनी के पास कितना माल बचा हुआ है। तो मैंने जो खर्चा किया था वो प्लस वहां तक पहुंचाने में जितना भी खर्चा हो गया वो, बट उसके गोदाम में जो खर्चा लगा वो गोदाम का इंश्योरेंस जो है वो नहीं आएगा। क्यों? वो बाद वाली बात है। सेलेबल कंडीशन तक था, जब तक उसकी गोदाम तक पहुंचेगा तब वो कश्मीर का फ्रूट मेरा दिल्ली की मंडी में उस फड़ तक पहुंचने में जितने भी खर्चा हो जाएगा वो फड़ का किराया वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आएगा, बट वहां तक पहुंचाने का जितना भी खर्चा है वो आएगा। तो रास्ते का इंश्योरेंस, रास्ते का फ्रेट, पैकिंग, जो सारा चीज है वो सारा आ जाएगा, बट उससे गोदाम तक पहुंचने का नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा खर्चा था मेरे दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा खर्चा था जो उसके गोदाम तक हो गया था। जरा ऊपर देखो सर, 1,000 रुपया तो मैंने कर दिया था पे, 1,000 रुपया मैंने पे कर दिया था, वो तो आएगा। और सर 1,000 रुपया मैंने पे कर दिया था और उसने क्या पे कर दिया था? उसने भी 2,000 रुपया किराया दिया था, तो वो 2,000 भी आएगा। तो ये 3,000 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद गोदाम में उसने रेंट दे दिया 500, तो गोदाम का रेंट नहीं बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। और गोदाम का इंश्योरेंस, गोदाम में इंश्योरेंस दे दिया वो भी नहीं आएगा। रास्ते का इंश्योरेंस अगर होता, ट्रांजिट का इंश्योरेंस होता वो आता, बट गोदाम में जो आपने इंश्योरेंस कर दिया, गुड्स ऑलरेडी सेलेबल कंडीशन में था, अभी सेल नहीं किया आपने, गोदाम में रखा, तो उस गोदाम का रेंट और उस गोदाम का इंश्योरेंस आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2,000 उसके और मेरा 1,000, 3,000। ये 3,000 कितने गुड्स पे हुआ था? 50,000 के गुड्स पे हुआ था। तो मतलब ये कितने का है? 5 सबके लिए है, बट मेरा कभी इतना कितना बचा है? मेरा अभी 1/5 बचा है मेरे दोस्तों, मेरा कितना बचा है? अभी 1/5 बचा है। तो 3,000 का 1/5, तो जो मेरा माल बचा है उसका प्रोपोर्शनल कितना है? 600 रुपया। तो 10,600 रुपीज़। जब आप करते हो ना इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज नॉर्मल बिजनेस में, हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे इन गुड्स की, मेरे दुकान की गुड्स की कॉस्ट 10,000 है, बट इनको मैंने दिल्ली भेजा तो इनकी कॉस्ट कितनी है? वो 10,000 और एक्स्ट्रा 600, 10,600। इसको कंपेयर करूंगा मैं एनआरवी से, तो यहां पे एनआरवी कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे एनआरवी से ज्यादा ही होगा, तो हम कॉस्ट पे रखेंगे तो इसकी कॉस्ट 10,600 है। यहां पे ये बात याद रखो, 10,000 नहीं है, 10,600 है। तो 10,600 पे मैं अकाउंटिंग एंट्री करूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास कंसाइनमेंट स्टॉक बचा है कितना? 10,600, तो वो क्रेडिट करूंगा, कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करूंगा, जैसे आप उधर नॉर्मल बिजनेस में करते हो, वहां पे नॉर्मल स्टॉक रखते हो, क्लोज स्टॉक, यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करोगे। मेरा इतना माल बचा हुआ है 10,600 और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जैसे आप उधर ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हो, यहाँ पे भी आप किसको करोगे?
कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 10,600। इस तरीके से आपकी जो जर्नल एंट्रीज थी मेरे दोस्तों वो सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और फिर क्या बचेगा आपको, ये आपका हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, वहां पे प्रॉफिट आएगा, उसको आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में लोगे, और जो कंसाइनमेंट स्टॉक जो था गुड्स एंड कंसाइनमेंट उसको डेबिट करके आप ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कम होकर अलग जगह कंसाइनमेंट अकाउंट जाएगा, वहां पे उसका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमें बाद में करनी है, वो जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। ये तो अभी जर्नल एंट्रीज थे मेरे दोस्तों, जरा अब हम इनके बेसिस पे, इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे लेजर अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं और इस चीज़ को मैं रब कर लेता हूं, और मैं यहां पे आपको क्या करना चाहता हूं, मैं अब यहां पे आपके दो अकाउंट्स बनाऊंगा, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और वाई अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपके पास जर्नल एंट्रीज है, तो मैं यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा। बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा मैं तेज बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो देख लिया है जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्रीज क्या थी सर, हमने जो अब इस कंसाइनमेंट अकाउंट को आपको क्या समझना है, इट्स जस्ट लाइक आवर ट्रेडिंग अकाउंट। तो कंसाइनमेंट के लिए हम अलग से देखेंगे कि हमने कितना फायदा नुकसान कमाया, और बाकी बिजनेस के लिए अलग से करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होती, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना 50,000। तो पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना 50,000। उसके बाद आपने खर्चा किया था 10,000 का टू कैश या टू बैंक, जो आपका 1,000 का खर्चा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसने सेल कर दी थी, उसने सेल कर दी थी कितनी, 55,000 की। तो आप बोलोगे बाय वाई अकाउंट, वाई से आपने 55,000 लेने हैं। फिर उसने बोला यार मैंने तो खर्चा कर दिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करोगे टू वाई अकाउंट, कितना सर 2,000 उसने पहले वो खर्चा किया था फ्रेड का, प्लस 500 उसने रेंट दे दिया था, 300 उसने इंश्योरेंस दे दिया था, कितना हो गया 2800। तो 2800 उसको आप वाई को क्रेडिट करोगे और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करोगे। उसके बाद बोला उसने मेरी कमीशन, तो वाई को अगेन आप क्रेडिट करोगे और कंसाइनमेंट को डेबिट करोगे 5500 से। उसके बाद बैड डेट्स हो गए थे, बैड डेट्स हो गए तो अगेन आप क्या करोगे, वाई को क्रेडिट करोगे, क्योंकि वाई से आप उतना पैसा नहीं लेना है 600। तो ये सारे खर्चे तो हो ही गए। उसके बाद क्या था सर, कंसाइनमेंट स्टॉक हमारा बचा है, क्लोजिंग स्टॉक जो बात आएगी, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा है सर, कंसाइनमेंट स्टॉक हमारा बचा है 10,600। तो आपको फिर क्या निकलेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी यहां से प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। ठीक है दोस्तों, देखो कितना आया ये, 55,000 प्लस 10,600, 65,600, 65,600, उसमें से माइनस 50,000, माइनस 1,000, माइनस 2,800, माइनस 5,500, माइनस 600, तो 5,700 का आपका प्रॉफिट हुआ। ये आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्या बचा, वाई का अकाउंट, जरा वाई का अकाउंट बनाओ। वाई ने सबसे पहले आपको क्या दिया सर, वाई ने हमें सबसे पहले 30,000 का बीआर दिया था, तो वाई के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000। उसके बाद उसने बोला सर मैंने सेल कर दिया 55,000 की, तो वाई को डेबिट करोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 55,000। फिर वाई बोल रहा है कि सर मेरा पैसा वाई कंसाइनमेंट का, ये देखो वाई को क्रेडिट किया ना, ऊपर ही देखो, ये वाई को डेबिट किया 55,000, ये वाई को डेबिट किया 55,000, ये वाई को क्रेडिट किया 55,000 डेबिट, ये देखो वाई को आपने डेबिट कर दिया 55,000, वाई को क्रेडिट किया था 30,000, ये वाई को क्रेडिट किया 30,000। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट से उसको कितना किया था 2,800। मैं अगर जल्दी एक साथ लिखूंगा, अदरवाइज आपको अलग अलग एंट्रीज करनी है, चलो अलग अलग ही करते हैं। वाई को पहले 2800 से आपने क्रेडिट किया, तो वाई अकाउंट क्रेडिट
बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना 2800 और अगेन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना सर 5700 5500 जो उसको कमीशन मिलनी थी। और सर वो जो बैड डेट्स थे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना 600 नार लागूनियत। सॉरी गाइज ये लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ये बार बार फ्रीज हो रहा है। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 600 और कुछ था सर, हाँ इसने हमें पैसे दे दिया था। बाय बैंक 16,100 बाय बैंक 16,100। अब ज़रा टोटल करो, ये 55,000 है और यहाँ पे देखो 30,000, फिर 2800 वो, 5500 वो, 600 वो और लास्ट में उसमें 16,100 दिया, तो 55,000 क्लोज हो गया। उसके बाद क्या था सर, आपने एक एंट्री कर दी थी, इसका भी बता दो ना इसका क्या हो जाएगा। ये सारी एंट्रीज तो हो गई, कंसाइनमेंट स्टॉक वाली एंट्री आ जाएगी जो अभी कंसाइनमेंट स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक में नहीं गया। और ये जो आपने पहली एंट्री की थी गुड्स एंड अनकंसाइनमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, तो इसको कहाँ पे ले जाओगे, गुड्स एंड अनकंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्यों, जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में वहां पे आपने परचेज को रखा था, तो सर वहां से तो परचेज को हटाना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग, यहाँ पे पहले तो अकाउंट क्या बनेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आपने क्या किया था एंट्री, यहां पे देखो एंट्री क्या की थी आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्या किया था, क्रेडिट किया था बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000। और इसको आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, सर इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, इसको डेबिट करेंगे कहां पे, इसको ले जाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट से इसको कम करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। ये क्लोज हो गया। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है आपने क्वेश्चन में, बट मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पूछने रहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है परचेजेस, और यहाँ पे आता है जीपी, यहाँ पे आता है सेल्स, यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके नॉर्मल बिजनेस का है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक सपोज 5 लाख था, परचेजेस आपने 15 लाख कर दी, सेल्स आपने नॉर्मल बिजनेस की सेल, कंसाइनमेंट की सेल्स नहीं करता हूं, सपोज 17 लाख थी, तो आप अगर जीपी कमाओगे तो आपको गलत निकलेगा। क्यों, इस परचेजेस 15 लाख की जो थी इसमें से आपने 50,000 का बाल तो कंसाइन में बेचा, तो यहां पे अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो आपको उसको क्या निकालना पड़ेगा, उस 50,000 को बाहर निकालना है। तो यहां पे आप 50,000 को बाहर निकालोगे, क्योंकि आप बोलोगे 15 लाख की परचेज नहीं है, अब 15 माइनस 0.5, क्योंकि वो 0.5 का मैं अलग से हिसाब रखता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे। यही मैंने यहां पे भी कर दिया, गुड्स सेंट ऑन अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पे कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को फिर मैंने क्या कर दिया, यहां पे अगर आप देखोगे मैंने क्या कर दिया, एंट्री यहां से देखो, मैंने यहां पे जो परचेज किया था 15 लाख, उसमें से मैंने 50,000 के गुड्स निकाल के गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में रखे। ठीक है, तो ये मेरा अगर एक गोदाम है, यहां से निकाल के मैंने, इससे निकाल के मैंने बाहर रखा, मैंने बोला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे रखा, तो उसको यहां पे रखा, फिर यहां से मैंने कहां पे भेजा, कंसाइनमेंट टू वाई पे भेजा, तो कंसाइनमेंट टू वाई पे भेजा, खत्म हो गया मसला। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे पास जब पूरा खत्म हो गया तो मेरे पास अभी 10,600 का गुड्स बचा हुआ है, तो इसको मैं फिर कहां लूंगा, मैं यहां पे मेरा प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, फिर जनरल प्रॉफिट लॉस में यहां पे जो जीपी आ जाएगा मेरे दोस्तों, मैं दोबारा दिखाता हूं, यहां पे जो मेरा नॉर्मल जीपी आ जाएगा, ये जीपी फिर इधर आता है, मेरे पास जो नॉर्मल बिजनेस है जीपी आएगा, सपोज वो 3 लाख आएगा, और यहां पे फिर आएगा बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट 5700 का जो मुझे प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से कंसाइनमेंट का प्रॉफिट नटशेल में अलग से निकल के यहाँ पे मैं जनरल पीएनएल में ऐड करूंगा और फिर नॉर्मल बिजनेस के जो खर्चे हैं वो वहाँ से लेस हो जाएंगे। तो हर कंसाइनमेंट का मैं अलग से प्रॉफिट निकाल के वो पीएनएल में लूंगा डायरेक्टली, ठीक है। और ये कंसाइनमेंट ऑफ स्टॉक मेरा जो है, मेरी जो इन्वेंट्रीज पे टोटल आएगी बैलेंस शीट में, एक तो मेरे पास जो नॉर्मल बिजनेस का ये है क्लोजिंग स्टॉक, ये प्लस जो मेरे पास दुकानदारों के पास माल पड़ा हुआ है, कंसाइनीज के पास माल पड़ा हुआ है, वो आ जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए और हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी इसमें सीख लिया, ठीक है दोस्तों। और कंसाइनमेंट स्टॉक में आएगा और वो आपका पूरा इन्वेंट्री में मिलके वहां पे बैलेंस शीट में दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं अगेन थोड़ा थोड़ा बुक से जाता हूं, कुछ चीजें मैंने छोड़ मत दी और फिर हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा आपको। मैंने हालांकि इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में बोल दिया नॉर्मली क्या होता है। कंसाइनर का खर्चा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस कंसाइनी तक दुकान तक जितना भी खर्चा लग गया वो आएगा, ठीक है। एक बार पढ़ो क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है, मैं तभी पढ़ा रहा हूँ इसको। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री द प्रिंसिपल इज दैट द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। The same principle is as is practiced for preparing the final accounts. In the case of the consignment, cost means not only the cost of the goods as such to the consignor, मतलब ना कि सिर्फ वो कॉस्ट जो कंसाइनर की लगी, बल्कि बट ऑल्सो ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड, वो सारे खर्चे जो आपको लग गए, वो सारे खर्चे जो आपको मेरे दोस्त लग गए, till the goods reach the premises of the consignee, कंसाइनी की दुकान तक पहुंचने तक जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो भी लगेगा। कश्मीर में आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे वो, प्लस दिल्ली पहुंचाते जितने भी खर्चे लगे, चाहे वो रास्ते का किराया हो, रास्ते में ऑक्ट्राय हो, रास्ते में इंश्योरेंस हो, जो भी हो। सच एक्सपेंस इंक्लूड पैकिंग, आपकी फ्रेट, आपका कार्टेज, आपका इंश्योरेंस, आपका ऑक्ट्राय, आपका इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी हो वो सारा आ जाएगा। But the expenses incurred after the goods have reached the consignees go down, such as go down का rent, go down का insurance, delivery charges, salesman salaries are not treated as part of the cost of purchase। उसके बाद जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो नहीं आएगा। तभी बोल रहा है कि उस एग्जाम्पल में हमने इन्वेंट्री को जो वैल्यू किया था, गोदाम का रेंट और गोदाम का इंश्योरेंस निकाल दिया था। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आईसीए आपको इतना ही चीज देगा तो आपको कैसे करना है। समटाइम्स एन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टेट्स ओनली दैट द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू सच अमाउंट एंड दैट कंसाइनी स्पेंड सो मच। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ बोला होगा कंसाइनर ने इतना खर्चा कर दिया, कंसाइनी ने इतना खर्चा कर दिया, बट आपको आप पता नहीं है कंसाइनी ने किराया दे दिया था, कंसाइनी ने गोदाम का खर्चा था या इंश्योरेंस था, आपको कुछ नहीं पता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, कंसाइनर के खर्चे लोगे, कंसाइनी के खर्चे नहीं लोगे। क्यों? आपको पता नहीं है कंसाइनी ने कहां कहां खर्चा किया, कंसाइनी का क्या किराया दिया था, जो मेरे ड्राइवर था उसको दिया था, किसको दिया था, आपको नहीं पता है। तो अब आप बोलोगे ये सारे खर्चे जो कंसाइनी किए हैं आफ्टर द गुड्स हैव रीच्ड हिज प्रीमिसेस, तो इनको आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लोगे। बोल रहे इफ द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल देन फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंट्रीज द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट व्हाइल दोज इंकर्ड बाय द कंसाइनी शुड बी इग्नोर्ड। If the expected selling price of the inventories in hand is lower than the cost, the inventory should be valued at net expected selling price, that is NRV जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बट हमें पता नहीं होगा तो हम नॉर्मली कॉस्ट पे लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्त, कभी कभी गुड्स को इनवॉइस किया जाता है एबो कॉस्ट, मतलब मेरी कॉस्ट जो अभी के गुड्स की थी 50,000 थी, मैंने उसे 50,000 पे नहीं भेजा, मैंने उसको 60,000 पे भेजा। तो अगर मैंने इसको 60,000 पे भेजा, मैंने जो लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट 50,000 था, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने 50,000 का गुड्स निकाला था, बट इसको मैं 60,000 पे दे रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 60,000। समझाई मेरी बात? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात है कि क्यों करेंगे, जब कॉस्ट उनकी 50,000 थे, आप 50,000 को कैसे बोलोगे 60,000? कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरा जो ये डिलीवरी एजेंट है, मेरा जो ये कमीशन एजेंट है, इसको पता ना चले मेरे गुड्स कितने के हैं, क्योंकि कल को ये बिजनेस कर सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि इसको पता चले मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो मैं इसको कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे देता हूं, चाहे इनवॉइस प्राइस पे देता हूं या जिस भी प्राइस पे देता हूं। मैं उसको बोलता हूं तू बेच दे, तेरा काम बेचना है ना, तू बेच दे, तुझे जितने पे बेचना है, बट मैं तुझे नहीं बोलूंगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो मैं इसको ज्यादा प्राइस पे बेचता हूं, मैं इसको ज्यादा प्राइस पे बेचता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर कभी आपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भेजा
जैसे 50,000 था, आपने 60,000 पे बेचा, इस उम्मीद से बेचते हो कि इसको पता नहीं चलना चाहिए मेरी कॉस्ट कितनी है। बट आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते थे 50,000 से पहले, वहाँ आप उसको डेबिट करोगे 60,000 से, तो आपको करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आप रखते हो उसको हम लोडिंग बोलते हैं, तो उस लोडिंग फैक्टर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या एंट्री करते हो मेरे दोस्तों, एक तो आप ये एंट्री तो करते ही हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद आप एक और एंट्री करते हो, क्यों, ये रिकॉर्ड्स आप अपने पास रखते हो, ये तो आप उसको नहीं दिखते, उसको आप बोलते हो कि मैंने आपको प्रोफार्मा इनवाइस 60,000 का दे दिया, उसको बेचना है वो जितने पे भेजेगा, ठीक है ना। बट आपने उसको नहीं बोला कि मेरी कॉस्ट कितनी है, तो आप अपनी बुक्स में क्या करते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट 60,000 करते हो, साइड में क्रेडिट साइड में 10,000 रुपया वापस कर लेते हो। तो उसके लिए एंट्री क्या करते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हो, गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हो। तो फिर आप एक और एंट्री करते हो, इसमें आपने 10,000 बढ़ा दिया, तो आप 10,000 से ना रिवर्सल एंट्री कर दो। तो उसमें आप एंट्री क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये देखो गुड्स एंड कंसाइनमेंट को डेबिट करते हो, इधर देखो मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये देखो, ये आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, यहाँ पे किया आपने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट 60,000, यहाँ पे आप उल्टी एंट्री करोगे, क्या, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो वहां पे वापस करोगे 10,000 क्रेडिट, तो 60,000 माइनस 10,000, तो नेट इंपैक्ट क्या आया, 50,000 का, जो आपको पहले में था। अब दूसरी दिक्कत क्या आएगी, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आप किस पे दिखेगा, अब आप क्लोजिंग स्टॉक की जब वैल्यूएशन करोगे आप बोलोगे 60,000 का 1/5 बचा हुआ है, डिवाइड बाई 5, 12,000 और 600, वो 12,600, बट ये 12,600 जब आप यहां पे दिखाओगे बाय इन्वेंट्रीज 12,600, इसमें क्या है सर, इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्यों, ये चीज 10,000 की थी, आपने इसको 12,000 में बेची है, तो वो 2,000 का प्रॉफिट भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। तो इस 12,600 में 2,000 का वो प्रॉफिट है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आप करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट 2,000, तो ये जो 12,600 में से 2,000 एक्स्ट्रा था, इसको आपने यहां पे डेबिट कर दिया, तब आपको करेक्ट प्रॉफिट आएगा 5,700। इसको बोलते हैं व्हेन यू आर वैल्यूइंग द इन्वेंट्री मोर देन द कॉस्ट, देन जो उसका रिजर्व होता है वो उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो इसमें जो 60,000 में 10,000 था वो पर आपने यहां पे माइनस कर दिया, और इसमें जो 2,000 एक्स्ट्रा था वो आपने यहां पे माइनस कर दिया, तब ओरिजिनल पोजीशन रिवर्स होगी, तब आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा था, sometimes the pro forma invoice is made out at a higher value than the cost and the entries in the books of the consignor are made out on that basis. Even the inventories remaining unsold will initially be valued on the basis of the invoice only. However, you had to reduce that प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे कि कॉस्ट पे मेरा कितना था, जैसे ये बोला था कि 50,000 था, 60% पे बेचा था, तो 10,000 का इसने मार्जिन ऐड कर दिया था, तो ये इस तरीके से आप लेस कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अभी। अब एक और चीज़ देखते हैं इसमें, तो इलस्ट्रेशन 1 भी आपकी हो गई, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हमने डिस्कस कर दिया, और कमीशन के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कमीशन के बारे में क्या कहानी रहती है, कि अगर कमीशन किस बेसिस पे होगी, क्या बोलते हैं, कमीशन डेल क्रेडिटर्स कमीशन होगा तो बैड डेट्स उसके एंड पर आएंगे। एबनॉर्मल लॉस भी हमने डिस्कस कर दिया था, कमीशन भी हमने डिस्कस कर दिया था। तो एज सच जितने भी कंसेप्ट थे इस टॉपिक के वो हमने सारे डिस्कस कर दिए थे। अब एक और चीज़ है, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। कभी कभी कंसाइनी क्या है, मुझे गुड्स वापस बेच सकता है, तब कोई बात नहीं, इन गुड्स को मैं अपने एंड पे लूंगा, बट इसमें याद रखना है कि कॉस्ट क्या रहेगी इन गुड्स की, जो सिर्फ मेरे कॉस्ट थे वो, अब वो वहां से वापस किराया देगा। अब वो दिल्ली से सपोज एक गुड्स वापस भेजेगा, तो क्या मैं इनकी जब मेरे पास वापस आएंगे तो जो दिल्ली के बाद किराया लगा वो भी ऐड करूंगा, नहीं, क्यों, उसके दुकान में वो वहां पे सेलेबल कंडीशन में थे, बट उसने किसी वजह से वापस कर दिए, अब मैं जो एक्स्ट्रा फ्रेट था वो उसमें ऐड नहीं करूंगा, दैट विल नॉट बिकम कॉस्ट ऑफ माई गुड्स, वो अलग से मेरा पीएनएल में खर्चा जाएगा। समझ आए ना बात मैं किसकी बोल रहा हूं। अगर वो वापस गुड्स भेज रहा है तो यहां से जो मैंने भेजा था वो तो किराया आएगा, बट फिर वहां से वापस किराया आएगा वो नहीं आएगा, सेकेंडरी फ्रेट जिसको बोलते हैं वो उसमें ऐड नहीं हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया है। जो रिटर्न करेगा कंसाइनी गुड्स, तो रिटर्न पे जो फ्रेट लगेगा वो नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स में, क्योंकि वो पहले भी सेलेबल कंडीशन में थे। अकाउंट सेल्स के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट है जो कंसाइनी को देता है, जिसमें वो बोलता है मैंने कितनी सेल्स कर दी, मैंने कितने एक्सपेंसेस तेरे बिहाफ पे खर्चा किए, मैंने कितनी कमीशन इसमें बनती है, मेरी कमीशन कितनी बनती है, कितना गुड्स मेरे पास बचा हुआ है, जो इस क्वेश्चन में 1/5 था, और ये कमीशन 5,500 थी, एक्सपेंसेस 2800 थी,
सेल्स 55,000 थी, एडवांस मैंने तुझे 30,000 दिया था और बैलेंस मेरा 16,100 है, ठीक है ना, प्लस बैड डेट 600 है। ये सारा जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाता है मेरे दोस्तों। अब हम सीखेंगे कंसाइनी की बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनर हमने सीख लिया, अब कंसाइनी में इससे उल्टा हो जाएगा। जब देखो पहली चीज क्या हो रही थी, वहां पे वो 50,000 के गुड्स दे रहा था, तो कंसाइनी के लिए वो सेल है, परचेज है ही नहीं, तो कंसाइनी उसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेगा। क्यों? कंसाइनी इज बॉदर्ड अबाउट द ट्रांजैक्शंस व्हिच रियली टेक प्लेस, क्योंकि कंसाइनी इज नॉट द ओनर, कंसाइनी के वो रिस्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कंसाइनी इज मेयर एन एजेंट। तो जब गुड्स आ जाते हैं वो उसकी कोई एंट्री नहीं करता है। कंसाइनी इज कंसर्न कब का? जब ट्रांजैक्शंस ओकर हो जाएगी बिटवीन द कंसाइन एंड द कंसाइन। तो कंसाइन के पास जब 50,000 का गुड आएगा तो वो उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। बट जब उसने सेल कर दी तब वो एंट्री क्या करेगा? वो बोलेगा मेरे पास कैश आया, तो वो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और कंसाइनर को क्रेडिट करेगा। अब वो बोलेगा ये पैसा मुझे किसको देना है? कंसाइनर को देना है। और जब एक्सपेंसेस इनकर करेगा कंसाइनर के बेसिस पे, जैसे वो 2800 का था, तो एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा, क्योंकि अब इसका खर्चा तो चला गया, किससे रिकवर करेगा? कंसाइनर से रिकवर करेगा। और अगर मैंने एडवांस दे दिया कोई कंसाइनर को, जैसे अभी उसने 30,000 का एडवांस दिया था, कंसाइनर ने एडवांस की एंट्री क्या की थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइन अकाउंट। तो कंसाइन क्या करेगा? कंसाइन नहीं करेगा, कंसाइनर को डेबिट करेगा और टू बिल्स पेएबल, ठीक है ना। और अगर बैड डेट्स हो गए तो अब इसको कस्टमर तो लेना नहीं है, तो ये बैड, अगर डेल क्रेडिटर्स कमीशन दिया है तब इसके लिए बैड डेट का नुकसान है। अगर डेल क्रेडिटर्स कमीशन नहीं दिया है तो बैड डेट्स की एंट्री इसकी नहीं है। तो ये पहले बोला था मुझे कंसाइनर को देना है, अब बोलेगा मुझे कंसाइनर को 600 नहीं देना है, क्योंकि ये बैड डेट हो गए। तो वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट करेगा और बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर करेगा, ठीक है। और अगर कमीशन इसको दी गई है तब जो इसको बैड डेट हो जाएंगे तो ये बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर तो करेगा ही, क्योंकि कस्टमर को अब क्रेडिट करना ही करना है इसने। बट जहां तक बैड डेट्स की बात है वो अपनी कमीशन से लेस करेगा, वो अपने पीएनएल में नहीं लेगा, ठीक है। अब जैसे वही क्वेश्चन था जो ऊपर वाला था, इलिस्ट्रेशन 1 जैसे था वैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। अब बोल रहा है कि तुम जर्नल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, कंसाइनी की बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे। अब मैं यहां पे लिखूंगा, जब इसने सबसे पहले 30,000 का वो दिया था तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया था? इसने 2800 के खर्चे कर दिए थे, तो ये क्या करेगा? एक्स को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा 2800। उसके बाद क्या हुआ? जब पेमेंट की बात आएगी बिल्स पेएबल की, तब ये पेमेंट देगा, तो एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ? जब इसने सेल कर दी तब ये एंट्री करेगा, चाहे बैंक में आ गया इसको बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट, तो ये बोलेगा ये पैसे मुझे एक्स को देने हैं, क्योंकि इसकी सेल नहीं है, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट और कुछ उधार होगा तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इसको पैसा देना है, इसने एक्स को देना, तो ये एक्स को क्रेडिट करेगा। उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों? जब वो बैड डेट हो गया 600 का, तो ये बोलेगा ये तो एक्स को बियर करना है, मुझे नहीं करना है, तो एक्स को डेबिट करेगा और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, क्योंकि अब डेटर से इसको पैसा नहीं आएगा। और कमीशन जो है, कमीशन के लिए एक्स को डेबिट करेगा और कमीशन को, इनकम को क्रेडिट करेगा, और जो बाकी 16,100 रुपया था वो एक्स को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट देगा, ठीक है। अब देखो ये जब इसके बाद, ये तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आप लोग कर देना, क्योंकि कंसेप्ट्स मैंने सारे बता दिए आपको। तो आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल देना, या इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट में आप बोल सकते हो मुझे। एक छोटा सा कंसेप्ट है और, एडवांस बाय कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट। ये आ रहा है, लाइन कहीं पे आ रही है। इलिस्ट्रेशन 5 तो हमने ऑलरेडी कर दी थी। एडवांस बाय द कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। इसको दो चीजें हैं, या तो कंसाइनी एडवांस देगा, जैसे अभी केस में 30,000 का एडवांस दिया, उसको एडवांस बोलते हैं। दूसरा होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। मैं एडवांस नहीं दे रहा हूं, बट मुझे कंसाइनर बोलता है क्या पता कल तू भाग जाएगा ये चीज लेके, तो मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट देगी, तो उसमें एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाद में सारी एडजस्टमेंट होगी। जनरली द कंसाइनर इंसिस्ट्स द कंसाइनी फॉर सम एडवांस पेमेंट फॉर द गुड्स कंसाइनी एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। दिस एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द फुल अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे वो 55,000 का सेल हुआ था, उसमें से अपनी कमीशन लेस करके ये जो एडवांस था एडजस्ट करता था, और जो बैलेंसिंग फिगर था 16,100 वो पे करता था। बट इफ द एडवांस मनी डिपॉजिट बाय द कंसाइनी इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द गुड्स कंसाइनी, देन द फुल अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड। तब फुल अमाउंट एडजस्ट नहीं होता। अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है
तब फुल अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा, तब बोलेंगे भाई 10,000 का गुड अभी भी आपके पास है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, बाकी आपको पे करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा आपका एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है या आपका एडवांस है। अगर एज एन एडवांस है तो जितना भी आपका बाद में पेमेंट बनता है वो एडजस्ट करो, और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि वो तब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट इन ल्यू ऑफ दोस गुड्स देते हो, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट एडजस्ट होगा। तो अगर आपने 30,000 दिया था 50,000 के गुड्स के लिए, 10,000 का गुड अभी भी बचा है, तो 30,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 10,000, तो 6,000 आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट ही माना जाएगा, बाकी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी कल, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आप कर देना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी आप कर लेना। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो। और इसी तरीके से हमारा जो एक कंसाइनमेंट वाला अकाउंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने कवर कर दिया। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मेरा नंबर आपको मेरी चैनल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, अगर नहीं है तो मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। आप प्लीज़ मुझे मैसेज करते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, बट एक क्वेश्चन करने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे क्वेश्चंस करें। बाकी कंसेप्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए। तो ये मेरा नंबर है, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा कंसाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन एप्रूवल बेसिस। उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर में उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ ही हमारे फाउंडेशन के 60 इंपॉर्टेंट मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। बाकी तुम मेरी चैनल पर अगर देखोगे प्ले लिस्ट में आपका पार्टनरशिप भी पड़ा हुआ है और कंपनी भी पड़ा है, तो 90 मार्क्स आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। 90 नहीं तो 80 मार्क्स आपके ऑलरेडी कवर हो गए हैं, कल के लेक्चर को लेके आपके 80 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बाकी मैं पार्टनरशिप और कंपनी तो अलग से कराऊंगा फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको टाइम बचाना है आप जल्दी जल्दी में वो पार्टनरशिप और कंपनी देख सकते हो। और पार्टनरशिप में सिर्फ रखना यार, डिसोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है फाउंडेशन के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।